सीधी एक बात, इसकी जो नोट्स है वो क्या करो, अभी से बनाओ, जो जो इसमें एग्जैक्टली हम लोग करते जा रहे हैं। तो हाँ हाँ बोलो। जी। अच्छा, ये देखो, हाँ हाँ डिफरेंस भी पूछेंगे यार, ये तो वैसे देखना, ओ आर 2.1 में, ओ आर 1.10 में, 2.0 में जो बेटर है वो सिक्योर है, वो कौन सा है, 2.0 ही। ठीक है, और चलो वो तो हम बताते हैं, पहले इसमें देखते हैं कहाँ है हम लोग, एप्लीकेशन क्या है? यही था। ये हो गया, और ये हम लोग रिक्वेस्ट देख रहे थे। अच्छा ये बताओ, एपीआई का आप कंसेप्ट तो समझ में आ रहा था, जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि एग्जैक्टली वो क्या रहा है, और याद रखना सर्वर कहाँ पे है, एपीआई जो एपीआई जो सॉरी एपीआई जो है वो कहाँ पे है, सर्वर पे। हम यहाँ से हम क्लाइंट हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। वैसे भी याद रखना, जब तुम यूआई भी यूज करते हो, तो यूआई भी जब एक्शन यूआई पे परफॉर्म करते हो, तो वो भी जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है ना, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, एपीआई के पास जाती है। और एपीआई का कोड जो काम करना होता है वो करता, क्या काम करता है, अगर उसको डेटा ले आना होता है तो ले आता है, ठीक है, और डेटा भेजना होता है तो डेटा भेजता है। और तुमको एक चीज ये मेन पता चल गई थी, एपीआई में 5 मेथड्स हैं मेन, कौन कौन से, गेट, पोस्ट, पुट है, पैच है, और डिलीट। ठीक है, ये एपीआई के 5 क्या है, मेथड्स। ठीक है, और जनरली तुम्हारा यही तुम काम करते भी हो किसी एप्लीकेशन में, या तो डेटा गेट करते हो, या तो डेटा क्या करते हो, पोस्ट करते हो। गेट तुम्हें पता है, गेट के बारे में क्या पता है, गेट से हम क्या करते हैं, डेटा मंगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, या हम इस तरह से कहें क्या, पुल द डेटा फ्रॉम सर्वर, है ना, हम डेटा क्या करते हैं, सर्वर से पुल करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात याद रखनी है, गेट के पास सिर्फ क्या होता है, यूआरएल होता है, नो बॉडी, ये बात याद रखनी है, बॉडी नहीं होती, सिर्फ इसके पास क्या होता है, यूआरएल। और यूआरएल पढ़ना भी बता दिया है, यूआरएल, यूआरएल में याद रखना मेन 4 चीजें हैं ना। अगर यूआरएल की बात आप करोगे तो यूआरएल में क्या क्या होता है, एक, हाँ एक है आपका क्या, बेस यूआरएल, और फिर एक होता है क्या, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के बाद होता है क्वेश्चन मार्क। कई कई बार यूआरएल में एंड पॉइंट के बाद क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद पेयर्स में चीजें लिखी हैं, जैसे समथिंग बराबर समथिंग, फिर एंड, एंड मतलब वो एंड नहीं होता ये वाला जिसको एम्परसेंट बोलते हैं, ये जैसे इस तरह से मान लो, जैसे लिख दिया कलर वाइट, और इसके बाद हाँ, या हाइट, या जैसे मान लो जैसे शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, तो क्या होती है, इनकी साइज होती है ना, कि जो भी साइज है, इस तरह से इक्वल टू करके, इस तरह से भी तुमको यूआरएल मिलेगा। जब भी यूआरएल में ऐसा दिखाए तो इसी को बोलते हैं क्या, क्वेरी पैरामीटर। याद रखना, ये पहचानवाते हैं। तो एक क्या है, बेस यूआरएल है, एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट क्या होता है, अगर कोई एक यूआरएल उठा लो, जैसे यही उठा लो, देखो यही इसी में देख लो, इसी में अगर देख लो तो github.com, ये क्या है, बेस यूआरएल। एजाइल सीआरएम से लेके रेस्ट एपीआई तक ये क्या है, एंड पॉइंट। और इसके बाद जो है
वो क्या है? क्वेरी पैरामीटर। यहाँ पे एक क्वेरी पैरामीटर कितने हैं? एक ही है। टैब बराबर उसकी वैल्यू है इतनी बड़ी। अगर दूसरा होता, अगर दो पैरामीटर होते, एंड लगा होता और समथिंग बराबर फिर समथिंग लिखा। ठीक है, तो ये बेस यूआरएल है, एंड पॉइंट है, और ये हो गया आपका एक चीज। तीसरी चीज क्या होती है? और और तीसरी चीज ये है क्वेरी पैरामीटर। और एक चीज, चौथी चीज बताई गई थी ना, पाथ पैरामीटर। याद रखो यार, तब तक तो याद रखो, जितनी पढ़ाई चीजें जा रही है उनको लिखो, उनको एकदम याद रखो, एपीआई तो खास कर। ठीक है, इसमें क्या है? क्वेरी पैरामीटर है, और एक होता है क्या? पाथ पैरामीटर। एंड पॉइंट का वो हिस्सा जो बार बार क्या होता है? चेंज। मान लो कोई एप्लीकेशन होता है इसमें, हाँ, जैसे हमारे एप्लीकेशन में ही होता है, जैसे हम लोग कई सीआरएम को मैनेज कर रहे होते, यहाँ पे स्लैश एजाइल सीआरएम पे एजाइल सीआरएम की डिटेल आती है, वी टाइगर पे किसकी आती है? वी टाइगर की। और ये हिस्सा इस एंड पॉइंट का क्या हो रहा होता? बार बार क्या हो रहा होता? चेंज हो रहा होता। तो इसी को क्या बोलते हैं? पाथ पैरामीटर। ठीक है, तो पाथ पैरामीटर है। वैसे भी आपने देखा है ना, इसमें भी देखा था ना। हाँ, ये देखो, ये देखो, गेट कॉन्टेक्ट बाई आईडी भी एक एपीआई है, उसका यूआरएल ये है। इसमें करली ब्रेसेस में कुछ लिखा हुआ है ना, उनका मतलब है कि आईडी डालना है। इसमें करली ब्रेसेस लगा दे तो इशारा कर रहे हैं कि ये वैल्यू बार बार क्या होगी? चेंज। जिस कॉन्टेक्ट की आईडी भेजोगे उसकी डिटेल पाओगे, उसके लिए बनाया है। तो यही जो आईडी है ये क्या है? पाथ पैरामीटर। ठीक है, तो ये चार चीजें तो आपको याद ही रखनी है। और हम लोगों ने देखा भी था रिक्वेस्ट चला के, है ना, कहाँ है पोस्टमैन, इस तरह से। क्या था इसमें? एजाइल सीआरएम। देखो इसमें एक कलेक्शन बना हुआ है जिसका नाम क्या है? एजाइल सीआरएम। और इसके बाद यहाँ पे याद रखना इसमें होता क्या है। सबसे पहले पोस्टमैन में आप क्या बनाते हो? वर्क स्पेस। नहीं बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या खुलता है? माई वर्क स्पेस। या न्यू करके तुम क्या कर सकते हो? बना भी सकते हो, वर्क स्पेस के अंदर बना सकते हो। फिर क्या? कलेक्शन। कितने? मल्टीपल। जैसे नहीं होता वर्क स्पेस में कई प्रोजेक्ट बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे वर्क स्पेस में क्या कर सकते हो? मल्टीपल क्या बना सकते हो? हाँ, कलेक्शन बना सकते हो। और ये उसी से रिलेटेड है। ये वही एप्लीकेशन है। हाँ देखो, है एप्लीकेशन वही, लेकिन इसको कॉन्टैक्ट, देखो पहले तो स्पेलिंग तुम लोग सही लिखना शुरू। कॉन्टैक्ट होता है यार, CONTACT। और इसका नाम चलो मान लो एजाइल क्या रखा है तुमने? सीआरएम रखा है। ये क्या बनाया तुमने? पोस्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेथड ये क्या है? अब देखो ये यार, देखो पोस्ट कॉन्टैक्ट इसका नाम है, लेकिन मेथड ये सर यहाँ तो गेट लिखा हुआ है। एक मिनट, इसको पहले क्या करो, यहाँ तो क्या सिलेक्ट किया है तुमने? हाँ ये तो करे पोस्ट है ना, तो गेट पोस्ट ये तो आपको पता ही है। अच्छा, और एक बताओ, ऑथराइजेशन के बारे में पता है? हेडर्स के बारे में पता है? हेडर्स में ये बताओगे कंटेंट टाइप क्या होगा, एक्सेप्ट क्या होगा। बॉडी के बारे में पता है? स्क्रिप्ट्स में कोड लिखा जाएगा, वो बाद में देखेंगे। एक चीज ये नहीं पता है क्या? परम्स। परम्स का मतलब है, याद रखो, क्वेरी पैरामीटर। तुमको बताया था ना, दो सेक्शन है, एक रिक्वेस्ट का सेक्शन है, और जो नीचे दिख रहा है वो किसका है? रिस्पॉन्स का सेक्शन। जैसे एक दूसरा यूआरएल दिखाते हैं। मान लो यही यूआरएल है, ये दिख रहा है, इसे कर दो क्या है, यहां से कॉपी। जरा एक नई रिक्वेस्ट, एक ऐसे ही तुमको दिखाने के लिए बना रहे हैं। राइट क्लिक किया और क्या किया? ऐड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का नाम कुछ भी XYZ दे दिया, यूआरएल डाल के देखो जरा, अपने आप तुम देखो यहां आ गया कि नहीं? टैग इक्वल टू समथिंग आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या है? क्वेरी पैरामीटर्स। तो परम्स में याद रखना क्या आएगा? क्वेरी पैरामीटर आएगा। परम्स होता ही इसीलिए,
परम्स का जो यूज है वो किस लिए है? अगर मान लो जैसे, अच्छे तुमको एक चीज और दिखाते हैं। एंड देखो लिख रहे हैं ए बी सी डी बराबर एक्स वाई जेड। यहां यूआरएल में जोड़ा ना हमने, देखो ध्यान से, हमने कहा जोड़ा है? यूआरएल में। लेकिन देखो अपने आप यहां जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? तो याद रखना, जो भी तुम्हारे क्वेरी पैरामीटर्स हैं उनको ये कहां दिखाएगा? परम। या अगर हम यहां से ऐड कर दें, जैसे अगर हम यहां आए की डाल दें क्या, मान लो MNO, और वैल्यू डाल दें PQR, यहां डाल दिए ना। देखो यहां भी जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? अपने आप एंड लग गया कि नहीं लग गया? ये देख, ये दिख रहा है, यहां जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? ये क्या है आपका? याद रखना, तो जो भी परम्स में क्या आएंगे, देखो लिखा भी है क्वेरी परम्स, मतलब ये क्या है आपके क्वेरी पैरामीटर है। और सीधी एक बात याद रखिए, जो काम आप यूआई से कर रहे हो, यूआई भी इसी को हिट कर रहा है, तो हम डायरेक्टली इसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। अगर ये सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो यूआई भी काम नहीं करे। यूआई भी तो आखिर किसको कॉल करेगा? इसी को कॉल करेगा, एपीआई को ही। हम एपीआई को यहां क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। ये तो हमें चलो अच्छे फर्जी बनाए थे। क्या करें? अच्छा अच्छा, ये नहीं, देखो किसका, अब देखो, अच्छा अब एक चीज और देखो, कि एक जो एपीआई में आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो एपीआई क्या देती है? भाई वहां से क्या आता है? सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, एपीआई वहां से रिस्पॉन्स देती है। तो अब एक चीज और बात याद रखनी है, रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है डेवलपर ने क्या बनाया है। हो सकता है डेवलपर सिर्फ किसमें दे रहा हो रिस्पॉन्स? जेसन में। तो भैया आपको सिर्फ जेसन में मिलेगा। आप ऐसा नहीं हेडर्स में गए और एक्सेप्ट में लिख दिए एक्सएमएल और आपको एक्सएमएल मिलने लगेगा, नहीं भैया, जब चीज ही नहीं है तो मिलेगी कहां से? ये चॉइस तो तब चलती है ना, जैसे वहां पे रिस्पॉन्स वो दोनों में दे रहे हैं। जैसे जैसे ये वाली है वी टाइगर वाली एपीआई, सॉरी एजाइल सीआरएम की एपीआई है, ये एक्सएमएल में भी देती है और किसमें देती है? जेसन में भी देती है। तो अगर आप यहां एक्सेप्ट में लिख दोगे क्या, जैसे देखो यहां पे एक मिनट, कंटेंट टाइप नहीं, एक्सेप्ट, जो कंटेंट टाइप है वो भेज दे। जैसे एक्सेप्ट यहां क्या लिखा है, और वैसे जैसे यहां क्या लिखा था ऊपर, स्टार स्लैश स्टार, इसका मतलब है जिसमें भी तुम दे रहे हो दो। अब सर्वर जिसमें दे रहा हो, सर्वर हो सकता है सिर्फ जेसन में दे रहा हो, तो भैया जेसन में ही देगा। सिर्फ एक्सएमएल में दे रहा हो तो एक्सएमएल में ही देगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सर्वर है जो जेसन और एक्सएमएल दोनों में दे सकता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं दोनों देगा, देगा कोई एक। तो जैसे ये वाला है आपका एजाइल सीआरएम, बाय डिफॉल्ट किसमें दे रहा है? एक्सएमएल में दे रहा है। लेकिन अगर आपको जेसन में चाहिए तो आपको लिखा आपने एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन। एक मिनट, और एक बात ध्यान देनी है, मान लो वो सिर्फ एक्सएमएल में दे रहा होगा तो आपके लिखने से नहीं आने लगेगा। ये डिपेंड करता है डेवलपर। एपीआई याद रखना तुमने बनाया नहीं है, तुम सिर्फ क्या कर रहे हो? टेस्ट कर रहे हो। बनाने वाले कौन है? डेवलपर्स हैं। अगर वो रिस्पॉन्स एक्सएमएल में देंगे तो एक्सएमएल में मिलेगा, जेसन में देंगे तो जेसन में मिलेगा, दोनों में देंगे तो दोनों। और याद रखो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो रिस्पॉन्स है वो किसमें दें? एचटीएमएल में दें। किसमें दें? एचटीएमएल में। तो यह एचटीएमएल में मिलेगा। ये हमेशा डिपेंड इस बात पे करेगा डेवलपर ने क्या बनाया है। वो आपसे पूछ के, जैसा उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया होगा कंपनी में लोगों ने कि हमको किस फॉर्मेट में रिस्पांस देना है, वैसा बनाया होगा। जैसे ये यही इन्हीं लोग को देख, दोनों में दे रहे हैं, जेसन में भी दे रहे हैं और किस में दे रहे हैं? एक्सएमएल में भी दे रहे हैं। अगर आप यही जेसन की जगह यहां क्या लिख दो? एक्सएमएल। अब भेजो अब यही रिक्वेस्ट भेजो, रिस्पांस किसमें आया है? एक्सएमएल में आया है।
और एक्सएमएल क्या देख रहे हो, जो रिस्पॉन्स आया है किसमें आया है, देखो ध्यान से सब लोग, किसमें आया है, एचटीएमएल में आया है। हाँ हाँ, अगर डेवलपर ने अगर रिस्पॉन्सिव किसमें आ रहा है, एचटीएमएल में, तो डेवलपर ने सिर्फ एचटीएमएल ही बनाया है। डेवलपर ने क्या बनाया है, सिर्फ एचटीएमएल ही बनाया है। जैसा वो डेवलपर बनाया होगा उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब इसे देखो एक्सएमएल कर दिया तो एचटीएमएल में दे रहा है या एक्सएमएल उसमें, और इसी को क्या कर दो, जेसन कर दो। अब सेंड करो। कौन सा सवाल है। अच्छा, लेकिन हाँ ये देखो, इन्होंने यूआरएल क्या दिया है, पहले ये देखो ध्यान से, ये यूआरएल उसका नहीं है पोस्ट का। पोस्ट वाले में क्या था, इसमें तो सिर्फ क्या है, बेस यूआरएल है ना। बेस यूआरएल के बाद स्लैश, देखो यार ये हर चीज लिखी है जरा, हमने इसलिए कहा था ना बार बार आपको, अब आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे नहीं तो काम कैसे करोगे, ऑफिस में भी जाओगे तो ऐसे पकड़ा दिया जाएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना यार। अब यहां लिखा है लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स, ये है मतलब जो कॉन्टैक्ट सब ले आने के लिए एक गेट है, ये देखो आगे गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, ये भी क्या है, गेट है। एक और कौन सा है, क्रिएटिंग है कॉन्टैक्ट, ये क्या है, पोस्ट है। तो यूआरएल भैया बेस यूआरएल तो डालोगे ही डालोगे, साथ में ये भी डालोगे क्या, जो यहां दे रखा है, क्या दे रखा है, dev स्लैश एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट्स, इसी यही। अब तुम अच्छा ये बताइए, देखो तुम रिक्वेस्ट क्या भेज रहे थे, पोस्ट भेज रहे हो, यूआरएल में क्या डाल रहे हो, यूआरएल में तुम ध्यान से देखो सब लोग, यूआरएल में सिर्फ बेस यूआरएल डाल रहे हो, इसके लिए तो कोई एपीआई नहीं बनी है ना। ये सेम वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे तुम गूगल क्रोम पे, ध्यान दो ना, जैसे गूगल क्रोम पे तुम कुछ खोलते हो, क्रोम पे अगर यही यूआरएल डाल दो तो क्या ओपन होगा, बताओ, एचटीएमएल ही तो ओपन होगा। तो वही एचटीएमएल वो दे रहा है, जिसके लिए उसने जेसन या एक्सएमएल में रिस्पॉन्स बनाया है, उसका यूआरएल ये नहीं है भाई, उसके अंदर ये चीज और जोड़नी पड़ेगी, सॉरी कहां गया, इतनी चीज और जोड़नी पड़ेगी। देखो अब सही है भाई, अब जरा देखो, सेंड करो, रिस्पॉन्स किसमें आया, जेसन में आना चाहिए था, लेकिन देखो रिस्पॉन्स आया नहीं। और ध्यान ध्यान दो, अच्छा आप लोग को एक चीज तो बताई गई है भाई, एक बार फिर से कह रहे हैं, सारी चीजें रिकॉल करो, इसकी नोट्स बनाओ, इसको तुमको बताया गया था ना, एक 200 वाली सीरीज दिखेगी, एक कौन सी 400 वाली, और एक 500 वाली। 200 वाला मतलब सब कुछ सही है, 400 वाली सीरीज कुछ भी आए, 400, 401, 403, 404, 405 कुछ भी आए, तो जान जाना कि ये क्या है, ये क्या है, ये एरर है, ये क्या है, एरर, ये एरर के केस में आएगा। और ये जो एरर है वो हमारे साइड से, इसके साइड से है, क्लाइंट या हमारे साइड से है, मतलब हमने कुछ गलत किया है। जैसे यहां देखो, हमने भेजा, यहां क्या आ गया, बैड रिक्वेस्ट, 400 आया कि नहीं आया, फिर से भेजते देखो, आ गया ना। और इसके बाद ध्यान से देखो, रिस्पॉन्स नीचे आता है ना, यही रिस्पॉन्स में डेटा आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय एक मैसेज आया, क्या आया है, सॉरी डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट फाउंड विद सेम ईमेल एड्रेस। ये कह रहा है कि भैया आपका जो ये है ईमेल आईडी है, ये इसी ईमेल आईडी पे कोई कांटेक्ट पहले ही क्या हो चुका है, बन चुका है, आप नया कांटेक्ट ऐड करोगे तो उसकी ईमेल आईडी क्या होगी, चेंज होगी। तो अब हम ये देखें तो समझ गए ना गलती किसकी है, पहले बात तो ये समझ लेना, 400 वाली कोई दिक्कत आए तो गलती किसकी है, तुम्हारी है। और उसमें भी अब पकड़ना शुरू करो, ऐसा नहीं सिर्फ 400 में एक आएगा, 400 में कई आते हैं। अब अगर सिर्फ 400 लिखा हो, क्या 400, ये याद रखना, ये पूछते हैं इंटरव्यू में, क्या 400 वाली सीरीज की बात करते हैं, एक आएगा क्या 400, इसका मतलब है क्या
बैड रिक्वेस्ट मतलब जानते हो क्या है इसमें गड़बड़? इसमें ये गड़बड़ होगी कि अगर मान लो तुम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो कोई चीज गलत भेजो, तब आएगा क्या? बैड रिक्वेस्ट। जैसे ईमेल आईडी हमने गलत भेजी कि नहीं भेजी? हमने वो ईमेल आईडी भेजी जिस नाम का पहले क्या है, और दिखाते हैं 400 और कैसे आ सकता है। और देखते हैं, यहाँ यहाँ देखो, तुमको पता है ना बॉडी में क्या है? जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो कहां से भेजते हो? बॉडी से। एक काम करते हैं, ईमेल आईडी बदल देते हैं। ईमेल आईडी कहाँ है? ये है ना, इसी को अगर हम डाल दें क्या, अब तो ईमेल आईडी क्या हो गई, पहले से चेंज हो गई। अब सेव करोगे, अब भेजोगे, क्या हो जाएगा? चला जाएगा। लेकिन ऐसा एक काम करते हैं, यहां पे क्या है भाई, और क्या क्या है देखते हैं जरा। स्टार वैल्यू है, लीड स्कोर है, और क्या है? टैक्स है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में क्या है? फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है ना? तो एक काम करते हैं जरा, ये फर्स्ट नेम कर देते हैं क्या, ब्लैंक। लास्ट नेम भी कर देते हैं क्या, ब्लैंक। और इसको कर देते हैं क्या, सेव। और अब जरा सेंड कर। अच्छा, इसने बना दिया। और ये नेम क्या लिया है? फर्स्ट नेम ब्लैंक लिया है। मतलब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ब्लैंक अलाउ करता है। एक काम करते हैं, ये गायब भी कर देते हैं पूरा ही। यहां फिर से क्या आ गया, देखो ध्यान से, बैड रिक्वेस्ट। अब भी गलती क्या है, मेरी है। हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम भेजना चाहिए था जेसन में, लेकिन हमने भेजा नहीं, तो क्या आ रहा है, 400। ईमेल आई अगर उसका नंबर डुप्लीकेट भेजे तब भी क्या आए, 400। और दिखाते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लो नेम कुछ भी रख देते हैं, सपोज करो राहुल रख देते हैं। और यहाँ पे एक काम करते हैं, नेम इक्वल टू क्या लिखा है, फर्स्ट नेम ना, इसको कर देते हैं क्या, गायब। गलती किसकी है, मेरी है ना। जेसन में जो चीज भेजनी चाहिए थी हम वो सही से भेज नहीं रहे हैं। अब भेजो, क्या आया, 400 बैड रिक्वेस्ट। और इवन डिटेल भी आएगी कुछ, देखो अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर कुछ बताने का कह रहा है, एक्सपेक्टेड अ वैलिड वैल्यू। कहा, नंबर स्ट्रिंग या इसमें लाइन नंबर 11 कॉलम नंबर 22। देखो लाइन नंबर 11 में कह रहा है कि नहीं कह रहा, लाइन नंबर 11 में दिक्कत है कि नहीं तुम्हारी? तो जब भी तुम अपने साइड से ऐसी कोई गलती करो, तुमने जेसन में, जैसे की का नाम क्या है, नेम है ना, हम की का नाम दे दे रहे हैं क्या, नेम 1 2 3। अब भेजो, अब भी क्या आ रहा है, बैड। तो जब भी तुम्हारे साइड से गलती होगी तो क्या आएगा, हाँ बैड। जैसे क्या, तुमने की कोई कर दिया क्या, मिस कर दिया, या की वैल्यू क्या भेज दी, गलत भेज दी। अच्छा, या फिर तुमने मान लो यहाँ पे अगर ऐसा मान लो एपीआई में रहा होता, एपीआई बनाने वालों ने अगर ऐसी एपीआई को बनाया होता, वो कहते कि फर्स्ट नेम की वैल्यू आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो आप ब्लैंक अगर भेज के एक्सटेंड करते तो क्या आता, बैड। शायद आता भी लिख के कि ब्लैंक फर्स्ट नेम नॉट अलाउड। इस तरह से ये याद रहेगा। अब आपको आपको वही सारी चीजें अब आप वहां से टेस्ट कर रहे थे, और वही सारी चीजें अब आप कहां से टेस्ट कर रहे हो, यहां से टेस्ट कर। क्लियर है? और बस वहां पे यूआई के थ्रू कर रहे थे, यहां किसके थ्रू कर रहे थे, एपीआई के। एक काम करते हैं, ये जो मेरी जेसन है वैसे यहां तो दिख ही रही है, इसको जरा हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, कहां, नोटपैड।
ये देखो, यही मेरी जेसन है कि नहीं है? यही हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं। और तुम्हें पता है अभी फिलहाल के लिए दो चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, या तो 200 आ रहा है कभी कभी, या तो क्या आ रहा है 400। मतलब या तो 200 वाली सीरीज, या तो कौन सी 200 वाली सीरीज का मतलब है कि सब कुछ क्या चल रहा है, सही चल रहा है। और 400 वाली का मतलब क्या है, सही नहीं चल रहा। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, एक काम आते हैं, ये यूआई है ना। अब जरा यूआई के बारे में ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट्स है। चलो एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, कॉन्टैक्ट पेज पे आए और कहाँ आ गए, ऐड कॉन्टैक्ट पे। अब यहां हमको क्या डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, कंपनी, ईमेल, और क्या है, फोन नंबर है, टैक्स है, और इसके बाद क्या है, सेव कर देंगे, बन जाएगा। और वो सब कहाँ है, लाइकली बायर वायर, वो शायद सेल्स में नहीं होगा। मार्केटिंग में भी कॉन्टैक्ट्स है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ सेल्स में। ऐड करो और क्या करो, कॉन्टैक्ट, यहां से कॉन्टैक्ट क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। चलो क्रिएट करते हैं। चलो कुछ भी नाम रख देते हैं, सपोज करो टाइटल, कुछ भी रख देते हैं, कंपनी कुछ भी रख देते हैं, ईमेल abcd@xyz.com लिख देते हैं। और क्या है, फोन नंबर यहाँ पे दे देते हैं। और टैग्स, चलो टैग्स देना हो तो देते हैं, टैग्स दे देते हैं, मान लो दो तीन टैग देते हैं। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, आ, यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो ये जिसके लिए सेल्स से रिलेटेड ये थी इंक्वायरी, मान लो उसके साथ हम दो, जैसे हमको लग रहा है कि वो क्या खरीद सकता है, कंप्यूटर, नहीं सॉरी, टैक्स यहाँ पे दो पॉसिबल है, कौन, लाइकली बायर और या क्या, मोस्टली बायर। मतलब उनको लग रहा है यार, देखो हमने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर और क्या, लाइकली बायर, और क्या कर लिख दिया, मोस्टली। और इसके बाद अच्छा एक और बटन है क्या, कंटिन्यू एडिटिंग। चलो इस पे क्लिक कर, सेव कर रहा है, सेव हो गया, और ये वाला पेज आ गया। यहाँ पे और क्या क्या भर सकते हैं आप, क्या वेबसाइट, और क्या, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप का मतलब वही तुम्हारा क्या, पिन कोड है ना, प्लस इसके बाद क्या, कंट्री, और फिर क्या, अपडेट, तब कहीं जाके तुम्हारा कांटेक्ट क्रिएट हो जाए। तो ये सबको क्लियर हो रहा है कि मैनुअली कैसे करना है कांटेक्ट क्रिएट करना। अभी तुम लोग, तुमको लग रहा होगा सर ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन अभी एक मेन चीज ये नहीं सोचे, जो तुम्हारा असली काम है। तुम्हारा असली काम क्या है, टेस्टिंग करना। टेस्टिंग करना है तो उसके पहले तुमको लिखना होगा क्या भाई, ऐसे हवा में तो टेस्टिंग थोड़ी ना होगी। क्या लिखोगे, टेस्ट केस। अब बताओ, इसी की टेस्टिंग करते, इसी यूआई पे तो टेस्टिंग करने की टेक्निक बताई गई है ना आपको। याद रख लो, आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, टेस्ट केस। और टेस्ट केस लिखने की कुछ टेक्निक्स हैं, जिसका नाम है क्या, इक्वी वैलेंट। भाई देख लो यार, ये अगर ये तो हर इंटरव्यू में पूछते हैं, पार्टीशनिंग। और बीबीए मतलब क्या, बाउंड्री, हाँ, वैल्यू एनालिसिस। दो हो गए। इसके बाद तीसरा एक और था, एक है क्या, डिसीजन टेबल, हाँ हाँ टेक्निक, ठीक है, या डिसीजन टेबल टेक्निक, है ना। तीन हो गए। एक होता है एरर गेसिंग, और एक और होता है स्टेट
ट्रांजिशन क्या डायग्राम। ये 5 टेक्निक होती है जिनका यूज करके हम लिखते हैं क्या टेस्ट केस। ये तुम्हारा सबसे बेसिक टास्क है, याद रखना। मतलब ये तुमको एक सबसे, किसी भी कंपनी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो तुम्हें रिक्वायरमेंट या स्टोरी मिलेगी, तुम्हें पढ़ना होगा, पढ़ के समझ के, और पहले क्या लिखना होगा टेस्ट केस। अगर इसी को भी टेस्ट कर रहे हो, इसको भी टेस्ट करना रहा होता, ये जो कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूआई से क्रिएट हो रहा है, तो इसकी मान लो यही रिक्वायरमेंट आती, कैसे आती, बन के थोड़ी ना रहता, बस लिखा रहता कि एक पेज रहेगा जहां पे फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, फलाना रहेगा, ढिमाका रहेगा, यही सब लिखा हुआ दिखता। तो तुम्हारा काम क्या होता, तुम्हारा काम होता उसी लिखे हुए को क्या करना, पढ़ना। जहां किस्मत ज्यादा अच्छी रहती है, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत जगह ऐसा रहता है कि डिजाइनर एक फोटो बना के दे देता, तो वहां हम लोग बड़े खुश हो जाते कि कम से कम जिसके जो चीज बनने वाली है उसका चित्र ये लोग बना के दे दिए। याद रखना इस बात को, जब तुम कहीं भी काम करने आओगे, जैसे ये क्रिएट कॉन्टैक्ट है, ये फंक्शनैलिटी है कि नहीं, डेवलप हुई होगी नहीं हुई होगी। किसी स्प्रिंट में ये भी स्टोरी आई होगी कि इस स्प्रिंट में 3 हफ्ते के अंदर ये बनाना है, तो जब ये आया होगा तो स्टोरी में डिटेल लिखी होगी, डिजाइनर ने हो सकता है तुमको क्या बना दी होगी। ये ऐसा नहीं, ये एचटीएमएल नहीं बनाया होगा, क्या बनाया होगा, मान के चलो पेंट में क्या बना दिया, फोटो बना दिया कि ऐसे बटन बटन है, ये है वो है, इस तरह से तुम्हें बना के वो दे दिया। तो अब तुम्हारे पास क्या है, 2 चीजें हैं तुम्हारे पास, ये एप्लीकेशन अभी बन के नहीं आया है, अभी बस तुम्हारे पास 2 चीजें हैं, एक उन्होंने जो स्टोरी में डिटेल लिखी है, और दूसरा डिजाइनर ने जो क्या दी है, डिजाइन कि कैसा होगा दिखने में। तो अब वही 2 चीज पढ़ के और इन 5 टेक्निक्स का यूज करके आप लिखोगे क्या, टेस्ट केस। क्लियर है ये बात। अब जब टेस्ट केस भी लिखे जाते हैं, तो टेस्ट केस भी जनरली 2 टाइप के होते हैं, क्या, पॉजिटिव, निगेटिव, है ना। पॉजिटिव का मतलब जब चीजें आप सारे बिहेवियर आप आपके टेस्ट केस में सब कुछ सही सही करते हो और फिर सही की क्या करते हो, उम्मीद करते हो, ऐसे टेस्ट केसेस को कहा जाता है कौन से, पॉजिटिव। कुछ टेस्ट केस ऐसे होते हैं जहां हम कुछ गलत इनपुट देते हैं और इसके बाद उम्मीद ये करते हैं कि एरर आएगा, उन्हीं टेस्ट केसेस को क्या कहते हैं, निगेटिव। तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव क्या लिखने होते हैं, टेस्ट केस लिखने होते हैं, और ये आपको समझाया गया है। जैसे अब आ जाते हैं एक एक फील्ड पे, इसी पेज पे आ जाओ। क्या क्या था, नेम था, फर्स्ट नेम था, और क्या था, लास्ट नेम था, टाइटल था। अब हम लोग इस हिसाब से टेस्टिंग करने के बारे में सोचते हैं ना कि फर्स्ट नेम क्या डालें, सही डालें, लास्ट नेम क्या डालें, सही डालें, सब कुछ क्या डालें, सही डालें, और इसके बाद कॉन्टैक्ट क्रिएट करें, तो यही टेस्ट केस क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट केस होगा। निगेटिव कब हो जाएगा, जब इसी टेस्ट केस में, जैसे मान लो नेम क्या है, देखो यहाँ पे वो लिखा है, स्टार लगा है, मैंडेटरी है ना भाई, रिक्वायर्ड फील्ड है, लेकिन आप नेम मत डालो, आप नेम मत डालो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एरर मैसेज आता है कि नहीं आता। तो यही निगेटिव टेस्ट केस होता है, जहां कुछ हम निगेटिव या वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कोई जिससे वो चीज होनी नहीं चाहिए और एरर मैसेज आए, है ना। अब देखो, अगर हम नाम ना दें और सेव करें, सेव नहीं होगा, एरर आएगा। पहली बात तो इस टेस्टिंग को जब हम बिना नाम न दिए सेव करने की कोशिश किए, तो इसे बोला जाएगा क्या, निगेटिव टेस्टिंग। क्या बोला जाएगा, निगेटिव टेस्टिंग, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, अगर हम निगेटिव टेस्टिंग किए, उस समय एरर मैसेज आ गया, तो हम कहेंगे एप्लीकेशन सही काम कर रहा है, मेरा टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन अगर हम निगेटिव टेस्टिंग जब कर रहे हैं तो एरर आना चाहिए ना, लेकिन एरर नहीं आया, तब यही मेरा टेस्ट केस क्या हो गया, फेल हो गया, हमें क्या मिल गया, डिफेक्ट, और हम खुश हो गए, क्योंकि हमें क्या मिल गया, डिफेक्ट। भाई ये तो मेरा काम है डिफेक्ट लॉक करना, हमने डिफेक्ट लॉक किया। अब बताओ, इसमें भी बड़ी कंडीशन है ना भाई, इसमें भी बड़ी कंडीशन है कि नहीं है। जैसे एक है कि जो नाम है, जैसे मान लो हो सकता है इसमें अलाउड हो, फर्स्ट जो नाम नेम है, वो फर्स्ट नेम आपका मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए,
मिनिमम क्या होना चाहिए 3 कैरेक्टर का, और मैक्सिमम होना चाहिए मान लो 22 कैरेक्टर। कितना 3 और 22। तो अब तुम एक दो अक्षर का नाम भेज के देखो और अब सेव करके देखो। तो अगर सेव हो गया, ये भी क्या है निगेटिव है, क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो। अगर 3 से लेके 22 के बीच में अक्षर डालते, जैसे 10 अक्षर का 12 अक्षर का, अब ध्यान देना, मान लो हमें इसी की टेस्टिंग करनी है, तो ये शिक्षा हमें, जैसे हमें इसी की टेस्टिंग करनी है तो हम एक बार नाम को क्या डालेंगे, नाम कितने है, कम से कम कितने अक्षर का है 3 अक्षर का, ज्यादा से ज्यादा कितने अक्षर का है 22, तो टोटल कितने है 22 3 25, 25 का आधा कितना हुआ 12, 12.5 13। तो ये मान के चलो हम 10-12 अक्षर का एक नाम कोई भी उठा लो। जैसे नाम लिख दिए, सपोज करो किसी का नाम क्या है, रामकृष्णा है, हो सकता है ना, रामकृष्ण कुमार है, तो हमें ये डाल दीजिए, क्या है पॉजिटिव है ना। याद रखना, ये रामकृष्ण या ऐसा कोई नाम लेने का हमें कहां से इसके बारे में पता चला, ये सिखाया है हमें किसने, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग, कि जहां पे कोई वैल्यू रेंज में प्रोवाइड करनी होती है, किसमें रेंज में, तो हर रेंज की हर वैल्यू पे टेस्ट थोड़ी करेंगे। कम से कम 3 है, ज्यादा से ज्यादा क्या है 22 है, तो हम अंदाजा लगाएंगे एक 10-12 अक्षर का नाम डाल के देख लेंगे। अगर वो 10-12 अक्षर का नाम काम कर रहा है तो हम मान के चलेंगे 13 वाला भी सही काम कर रहा होगा, 15 वाला भी, 8 वाला भी, 12 वाला भी, 18 वाला भी, सभी सही काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं अब हम लगे हर अक्षर का नाम लिखने, तब तो नाम बहुत हो जाएंगे ना। क्लियर है ये बात। ये हमें कहां से पता चला कि हमें एक 10-12 अक्षर का नाम लेना चाहिए, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग से। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब देखो, सोचो जरा, इसी पे अगर हमें टेस्टिंग करनी हो या सारे टेस्ट केस हम लिखने पे ही उतर आए, तो कितने टेस्ट केस बनेंगे, बहुत बनेंगे ना। एक तो हमने सही दिया, दूसरी संभावना ये है हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का यूज किया। ये बताता है, आप ही को पता है, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, मान के चलो अभी सिर्फ किसकी बात हो रही है, फर्स्ट नेम। यहां से हमने एक नाम चुना, क्या रामकृष्णा, ये क्या हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग से। अब मिनिमम कितने अक्षर हैं, याद रखना 3 to 22। तो अब हम एक नाम चुनेंगे 2 अक्षर का, एक 3 अक्षर का, एक 4 अक्षर, और एक 21 का, एक 22 का, और एक 23 का। यही क्या होगा, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये हमें यहां से पता चला। मतलब अब एक नाम हम लेंगे 2 अक्षर, आर ए नाम का उठा लिया, एक्स वाई नाम का उठा लिया, वो नहीं लेना चाहिए, तो एरर आना चाहिए, है ना। और एक हम उठाएंगे 3 अक्षर का, जैसे राम नाम डाल दिया, तो ये ले लेना चाहिए। एक 4 अक्षर का भी डाल लेंगे, एक ऐसे ही 21 का डाल लेंगे, एक 22 का, एक 23 का। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब यही है, जहां वैल्यू किसी रेंज में है तो रेंज की बाउंड्री को टेस्ट करना, इसको बाउंड्री। ये सब दिमाग लगाएंगे कि नहीं भैया, ये सब तुम यहां से टेस्ट करके क्या करोगे, यहां से समझना, इसको ऐसे यहां टेस्ट करोगे, और टेस्ट करने से भी पहले क्या लिखोगे, टेस्ट केस। अब बहुत सी कंपनियों में जाएंगे, वो कहेंगे हर चीज लिखो, वो तुमसे कहेंगे क्या करो, हर चीज लिखो, सब पॉजिटिव नेगेटिव सब लिखो टेस्ट केस। मतलब रिक्वायरमेंट आएगी तुमसे टेस्ट केस लिखने की बारी आएगी, ये नहीं कहेंगे अच्छा छठो लिखो, कहेंगे जितना पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, जितना तुम सोच सकते हो सारा तुम लिखो। तुम कहोगे सर जी बहुत टाइम लगेगा, अरे यार बहुत टाइम नहीं लगेगा, बोलो क्यों, अरे यार जैसे जब गलत कर रहे हो फर्स्ट नेम में, चाहे 2 अक्षर का डालोगे तब भी वही एरर मैसेज आएगा, चाहे 22 अक्षर का डालोगे तब भी आएगा ना कि भैया कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना, ये नाम गलत है। तो सब इसमें कॉपी पेस्ट चलेगा यार। जब ये टेस्ट केस हम लोग लिखेंगे तो क्या चलेगा, एक बार टेस्ट केस लिखने भले इतना लिख लिया, दूसरा उठाएंगे तो क्या करेंगे, उसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट मारेंगे, 2 लाइन उसी में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, हो गया दूसरा, फिर कॉपी करेंगे तीसरा, ऐसे ऐसे करके हम लोग ढेर सारे क्या लिखेंगे, टेस्ट केस। और ये क्या है, डिसीजन टेबल टेक्निक, ये तो सारी बाउंड्री वैल्यू है ना। और डिसीजन टेबल टेक्निक क्या बताए हैं, बताए भाई, एक गलत डालो बाकी सब सही डालो, फिर दूसरा गलत डालो बाकी सब क्या डालो, सही डालो, तीसरा गलत डालो बाकी सब क्या डालो, सही डालो। इस तरह से चेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिसीजन टेबल टेक्निक
इसके बाद एरर गेसिंग बाद में देखते हैं। इसके बाद क्या है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बस ये कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि उस सिनेरियो में जो फंक्शनैलिटी आप टेस्ट कर रहे हो, आप वो देखो कि आप यहां से कहां कहां जा सकते हो। जैसे आपका ये एक स्टेट है कि आप अभी इस पेज पे हो, कंटिन्यू एडिटिंग पेज पे हो। यहां से अगर आप क्लोज करो तो कहां चले आओगे, पीछे वाले पेज पे। अपडेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अपडेट होके अगले पेज पहुंच जाओगे। तो ये संभावना है ना। तो बस ये टेक्निक बस इतना कहती है कि जब आप एक फंक्शनैलिटी को, या ध्यान समझो इस बात को, जब एक एप्लीकेशन की किसी फंक्शनैलिटी को आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर टेस्ट केस लिख रहे हो, तो ध्यान से देखो कि यहां से वो कहां कहां जा सकता है। एक छोटा सा चित्र सा बना लो, कोई बड़ा नहीं, अरे ऐसे ही यार, ऐसा नहीं कोई बहुत बढ़िया सा चित्र बनाना है, मतलब ऐसा है जैसे ये, जैसे हमको ये है यार, कहा गया, एक सेकंड, जैसे तुम्हें ये है, अब तुम यहां से क्या कर सकते हो, ऐसे बताओ कि भाई ये चित्र तो कहीं बनाना नहीं है, जैसे ये एरो बना के दिखा दो, यहां से कहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां से कहां जाता है वहां, मतलब वो कह रहा है कॉपी पे तुम खुद बना लो। जब खुद बनाओगे तो तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं। तब जो तुम टेस्ट केस लिखोगे तो कुछ छूटेगा नहीं। और एक पांचवा क्या है, एरर गेसिंग। पांचवा क्या है, एरर गेसिंग। इसमें यह होता है कि हम लोगों का जो अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जैसे 2-4 साल से काम कर रहे हैं, तो बहुत जगह हमें लगता है कि यार यहां एरर मिलने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। जैसे एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी है, कोई फंक्शनैलिटी जो 5-6 पेजेस से होकर गुजर रही है, किसी पेज पे जाके कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का मतलब भैया टैक्स जोड़ा जा रहा है, ये जोड़ा जा रहा है, डिस्काउंट किया जा रहा है, फलाना डिमाका, कुछ 3-5 ज्यादा हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार जहां कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, यहां एरर होने के चांसेस क्या है, आने के चांसेस क्या होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये जगह ऐसी है जहां एरर आने के चांसेस क्या है, ज्यादा। अब इस सिचुएशन में तब हम क्या करेंगे, तब हम जब टेस्ट केस लिखेंगे तो उस समय उस हिस्से के ऊपर बड़े ध्यान, उसके ऊपर ज्यादा समय देंगे, ज्यादा सोचेंगे और ये ध्यान देंगे कि इसके ऊपर कुछ भी छूटे ना। तो मेन यही 4-5 टेक्निक का ही, असली टेक्निक तो यही 3 है। और एक कौन सी है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये कुछ नहीं, बस इसमें यह है, आप समझ लो कहां से कहां जा रहे हो। और ये वाला तो एक्सपीरियंस से आती है, कौन सी, एरर केसेस। तो इनका यूज करके भैया टेस्ट केस लिखोगे। हो सकता है तुम लिखोगे कितने टेस्ट केस, 10 ठो। 10 ठो टेस्ट केस लिख के दोगे, तुम्हारा मैनेजर उठा के फेंक देगा, कहेगा कम से कम 60 ठो लिख के ले आओ। तुम तो ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, बताएगा कहां तुम ब्लैंक पे कहां टेस्ट किए, फलाने पे कहां टेस्ट किए, है ना। तो जब तुमसे ये कहेगा तो तुमको लिख के ले आना पड़ेगा ही नहीं, तो तुम इसी के ऊपर टेस्ट केस लिखोगे तो 50 तो क्या हो जाएंगे टेस्ट केस। लेकिन लिखने में बहुत समय नहीं लगेगा, सबको पूरा टाइप नहीं करना पड़ेगा, उसी में क्या चलेगा, तुम कॉपी करके पेस्ट, दूसरे टेस्ट केस में वही पहला उठा कॉपी पेस्ट, और चीजें क्या कर दी, चेंज दी, दूसरा से तीसरा, ऐसे ऐसे करके दिन भर में हम पता चला इसके लिए 40-50 टेस्ट केस, 60 टेस्ट केस के लिए क्या कर दिए, लिख दिए, और आराम से लिख दिए, कोई बहुत मेहनत भी नहीं हुई। और देखने में भी उनको दिखेगा, मैनेजर पूछने कहेगा यार ऐसे, अब देखो आप एक्सेल फाइल भेजोगे, वही टेस्ट केस सब कॉपी पेस्ट भले किए हो, लेकिन कितना बड़ा लग रहा है। अब क्लाइंट को देख के महसूस होगा कि हाँ भाई कुछ काम हुआ है, बढ़िया से चीज टेस्ट होगी, देखो इतनी चीजें टेस्ट करने के लिए लिखा। तो बहुत जगह क्वांटिटी मैटर करती है, तो तुम्हारा मैनेजर तुमसे कहेगा कि भैया सारे टेस्ट केस लिखो। इतनी बात समझ में आई। अब बताओ अच्छा एक बात, जब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू सब डाल के अपडेट या जो बटन पे क्लिक करोगे, सारी चीज कहां जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी यहां से कि नहीं, किसके पास, एपीआई के पास। किसके पास जाएगी, एपीआई के पास। और वो ले जाके उसको क्या करेगा, सर्वर पे क्या करेगा, स्टोर कर देगा, होगा ना। तो भैया ये तो यूआई टेस्टिंग हो गई। अगर तुमसे कहा गया होता इसी की एपीआई टेस्टिंग करो, तो तुम क्या करते, एपीआई टेस्टिंग करोगे।
तुमको क्या एपीआई टेस्टिंग में डेवलपर देता, एक सैंपल देता किसका, जेसन का, कि भैया इसी फॉर्मेट में यही जेसन भेजनी है। अब ध्यान से सुनो, अब असली काम तुम्हारा ये है भैया, टेस्ट केस लिखो। टेस्ट केस इस पे भी लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमको मिला टेस्ट करने के लिए तुम भरे हो गया पास है बढ़िया भैया, ऐसा नहीं। जब ये एपीआई पहली बार बन के आएगी तुमसे कहा जाएगा लो यार इसको क्या करो, टेस्ट करो। जब एपीआई पहले बन थोड़ी ना जाएगी, पहले तो रिक्वायरमेंट आएगी कि ये एपीआई ये काम करेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये लिखा हुआ आएगा। वही देख के डेवलपर एपीआई क्या करेगा, डेवलप करेगा। और टेस्टर क्या लिखेगा, टेस्ट केस। तो देखो भैया कैसे लिखोगे। तो भाई ये चीज करो, मतलब इस हिसाब से हम सोचेंगे, दिखाते हैं आप। ये मान लो क्या लिखा, यहाँ पे है ना, क्या लिखेंगे हम, सपोज करो टेस्ट केस लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सपोज करो लिखते हैं टेस्ट केस क्या, आईडी, टेस्ट केस नेम, और इसके बाद और यहां एक और इसके पहले डाल दो सीरियल नंबर। ऐसे लिखते हैं मैनुअल वाला, तो भैया एपीआई वाला भी ऐसे लिखा जाएगा। और अब यहां लिखोगे क्या, स्टेप, है ना। अच्छा एपीआई में, यूआई में तो ये सब नहीं लिखते हम, यूआई में तो सीधे लिखते हैं ना, क्लिक किया, सेंड कीज किया, फलाना किया, डिमागा किया। लेकिन एपीआई यूज करते हैं तो उसमें मेथड होते हैं ना, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, जो कर रहा है कोई मेथड होता है ना। तो ये स्टेप हो गया। या फिर यहां डाल दिए क्या तुम, मेथड, या ऐसे लिख दे भाई, सॉरी मेथड, और ये हो गया मेथड, और फिर क्या, यहां लिख दो आ, आ, यहाँ पे। अच्छा मान लो टेस्ट केस आईडी क्या है, लिख दें हम, सपोज करो एपीआई, क्या लिख दें, यार लिख दें क्या, टीसी अंडरस्कोर 001, सीरियल नंबर 1, टेस्ट केस। तो यार